चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम बात करेंगे कुछ वैल्यूज़ जो आपने देखी थी, उनमें कई बार ऐसे 10 वैल्यूज़ या वर्चूज़ के नाम से या 15, कई बार 5 भी पूछ लेता है। एक साल जो है वो 10 पूछ रहा है, नीचे 5 वैल्यूज़ फिर पूछ रहा है। तो ऐसे में आपको 15 करीब तैयार करना पड़ेगा, है ना, 15 वैल्यूज़। तो आपको संख्या थोड़ी सी बढ़ाते रहना पड़ेगा कि एक ऑफिसर में, एक सिविल सर्वेंट में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए। योग्यता नहीं, वैल्यूज़, वर्चूज़, कौन से गुण होने चाहिए, नैतिक मूल्य कौन से होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़। तो बहुत सारे, एक सिंपल है कॉन्शियस, एक होता है कॉशियस, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है कॉन्शियंस। 3 वर्ड है। कॉशियस मतलब तो सावधान, सावधानी रखना, कॉशियस। कॉन्शियस मतलब आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, सचेत हैं, लापरवाह नहीं है। सो कॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो है वैल्यू में, बट सबसे बड़ी वैल्यू है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब विवेकपूर्ण व्यवहार, विवेकपूर्ण व्यवहार। तो बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ वैल्यूज़ को आप बढ़ाइए उसमें। ट्रस्टवर्दी होना, अकाउंटेबल होना, केवल ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी और उससे बात नहीं बनेगी। जो पहले मैंने संख्या बताई थी उसी में थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा भी लिखनी पड़ सकती है आपको, ठीक है ना। दोनों में, MPPSC UPSC दोनों में सेम क्वेश्चंस आते हैं, एक जैसे ही आते हैं। नया सब्जेक्ट है, अभी UPSC MPPSC भी क्वेश्चन देना सीख रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और सिलेबस जिस तरह से बनाया हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं जो हर साल आएंगे। उसमें एक आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैंने पहले भी लेक्चर दिया है, आज फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, आज इसको पूरा तो नोट्स बनाइए इसके ऊपर और बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस की जब बात आती है तो 1980s के पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, या उस समय तो एथिक्स जैसा कोई पेपर नहीं था, लेकिन 1980s से पहले के जो एक्सपर्ट्स थे वो ऐसा मानते थे कि इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, इमोशंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आप देखोगे 1980s से पहले वाले जो बच्चे हैं, आपके पिताजी हैं या कोई, तो बताते हैं हमारे पिताजी माताजी बहुत पिटाई करते थे, इमोशनल नहीं होते थे बच्चों के साथ। उस समय में पारिवारिक स्थिति भी ऐसी होती थी कि अगर किसी का खुद का छोटा बच्चा है, 1-2 महीने का, 6 महीने का, तो पिता अपने पिता के सामने या माँ के सामने उस बच्चे को उठा नहीं पाते थे, शर्माते थे, क्योंकि इमोशंस को साइड में रखना पड़ता था। उस समय में यदि कोई बच्चा जिद कर रहा है और पिटाई करने पर रोता है तो फिर उसकी और पिटाई होती थी, और तब तक होते थे जब तक वो रोना बंद ना कर दे। लेकिन 1980s के बाद जो जनरेशन, देखो इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है, इसलिए अभी की जनरेशन अपने बच्चों का बहुत केयर करती है ना। बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले, बहुत ध्यान रखते हैं। उसको डांटने के बाद भी तुरंत पुचकार लेते हैं, उनको मालूम है कि नाराज होकर के कुछ कर ना बैठे। बहुत डरते हैं अभी के माँ बाप इमोशंस। तो पूरी सोसाइटी में भी चेंज आया है, सब्जेक्ट में भी चेंज आया है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बहुत दबंग,
इसको टांग दो, इसको जेल में डाल दो। पुरानी फिल्मों में आपने पुलिस ऑफिसर देखे होंगे, आईएएस कहीं दिखाते हैं तो बड़े अधिकारी बहुत ही खूंखार और डरावने से। अब हेल्पिंग नेचर वाला, मदद करने वाला, डाउन टू अर्थ। अब ऐसा वायरल होता है फोटो जिसमें वो सीढ़ियों पे बैठा है कोई महिला और कलेक्टर भी वहीं सीढ़ियों पे बैठ के उसकी तकलीफ सुन रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया समझ। अब ये वाला तो पहले 1980s के पहले तो ये वर्ड ही नहीं था एक तरह से। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ग्रीक फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर दोनों में बात करेंगे हम लोग। तो वहाँ एरिस्टोटल, प्लेटो, ऐसे लोग जो है इसकी बात करते थे इमोशनल इंटेलिजेंस की। उसमें वो बोलते थे कि ये वाइल्ड हॉर्सेस की तरह होता है मन, हमारा माइंड जो होता है, इमोशंस जो होते हैं वो इमोशंस वाइल्ड हॉर्सेस की तरह हैं, जंगली घोड़ों की तरह भागते हैं इधर उधर। इन पे एक लगाम लगानी पड़ेगी। इंटेलिजेंस, घोड़े हो गए इमोशनल और इंटेलिजेंस, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, और आपकी जो एक्शंस हैं उसके बीच में डिसीजन मेकिंग होना है। सबसे पहले आपको आइडियाज आते हैं, वो इमोशनल होते हैं, उन पे आप, उन आइडियाज के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, निर्णय करते हो। इसका मतलब एक्शन संपादित होता है। तो आप ऐसा एरो बना के लिख सकते हैं, इमोशंस एरो, इमोशंस या आइडियाज, एरो डिसीजन, फिर एरो एक्शंस। एक्शंस तो आपकी क्रिया होती, कर्म संपादित होता है। एक्शंस मतलब कर्म, आप कर्म करते हो, कर्म करने के बीच में डिसीजन है, और उस डिसीजन को कौन प्रभावित कर रहे हैं? इमोशंस। इसलिए वो डिसीजन इंटेलिजेंटली होना चाहिए, बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन लेना चाहिए, प्रज्ञापूर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसलिए इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो भगवान सूर्य जो है, गॉडसन, आप देखोगे कि वो 7 घोड़ों पे रहते हैं, 7 हॉर्सेस, और उनकी लगाम उनके ऊपर। तो उन 7 हॉर्सेस को ताकत बताया गया, अलग अलग ताकत है, उन पे लगाम कसनी पड़ती, उनको कंट्रोल में रखना। तो हमेशा मन को मन घोड़े की तरह भागता है, बोलते हैं मन घोड़े की तरह था, बिगड़े हुए घोड़े की तरह होता है। उसको कंट्रोल में रखिए, काम डाउन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरे को कंट्रोल में करना नहीं है, दूसरे के इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं है, उसका मैनेजमेंट नहीं है, खुद का है इमोशनल इंटेलिजेंस। बात समझ में आ रही? तो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हो गया, एक इंडियन पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, दोनों में कंट्रोल करने की बात कही गई। ठीक है ना? तो तब जाकर के आपका डिसीजन सही हो पाएगा। नहीं तो आप मन के मुताबिक, इमोशंस के मुताबिक डिसीजन लोगे तो नुकसान में चले जाओगे। ठीक है, भीड़ में यदि आपने ऐसा कोई काम किया तो भीड़ पिटाई कर देगी, कपड़े फाड़ देगी, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हो। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जिंदा बनाए रखता है, सर्विस में बनाए रखता है, सस्पेंड नहीं होने देता। ठीक है ना? नहीं तो या तो सस्पेंशन होगा, सर्विस से बुला लिए जाओगे, या फिर मार दिए जाओ, जनता द्वारा मार दिए जाओ। क्योंकि बात बहुत, आप सेंसिटिव इश्यूज में जाते हो ना, तो वहाँ इमोशंस बहुत हाई लेवल का होता है। तो क्या करना होता है इसके अंदर? 4 चीजें करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस, वो जो
वो जो बुक है उसकी, जिसकी मैंने कहा 1980s के बाद में, एंटोनियो डेमेसियो उनका है 1980s के बाद, इमोशंस को एड करना एडमिनिस्ट्रेशन में। इमोशंस का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था, एंटोनियो डेमेसियो। ठीक है, अभी हाँ डेमेसियो, ठीक है, उसको सर्च कर लीजिएगा। अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं आगे कि 4 टाइप का काम करना पड़ता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। सबसे पहले इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। आपके ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं, दफ्तर में जो आएंगे प्रॉब्लम लेके, तो इमोशंस के कई सारे टाइप हैं। पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस जो मुस्कुराना, हंसना, स्माइली आप तरह तरह के देखते हो ना, आजकल तो स्माइली को खूब यूज़ किया जाता है उसमें मोबाइल में। हम उससे एक्सप्रेस कर देते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। कई बार हम लिखते नहीं, केवल स्माइली भेज देते हैं, उससे सामने वाले को पता चल जाता है। इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं ना उसमें, आप अपने इमोशंस को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस कि निगेटिव इमोशंस हैं या पॉजिटिव इमोशंस। दरअसल 6 प्रकार के बेसिक इमोशंस माने गए, 6 बेसिक इमोशंस हैं। हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस। एक तो बहुत ही खुश है, एक गुस्से में है, ठीक है, और एक दुखी है, बड़ा दुखी सा चेहरा है, एक डिस्गस्ट है। तो डिस्गस्टिंग बिहेवियर जो होगा तो चेहरे पे आपको डिस्गस्ट साफ दिखाई देगा, है ना। जुगुप्सा जिसको बोलते हैं, जुगुप्सा, घृणा, नफरत सा एकदम मुंह बना लेता है, जिसको पसंद नहीं होता, बिल्कुल पसंद नहीं होता। सैडनेस होता है तो वो रोता हुआ सा आपको चेहरा उसका दिखेगा। ऐसे ढेरों, अब पुलिस थाने में कौन हैप्पी आएगा? पुलिस थाने में तो आदमी रोता हुआ और ऐसे ही उनसे आता है ना, ऐसी चीज़ों से आता है, ठीक है। तो 6 बेसिक इमोशन निकाल लीजिएगा, उसके फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे ना, गूगल में सर्च करिएगा 6 बेसिक इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो उससे आप और अच्छे से फोटोग्राफ देख करके अंदाजा लगा पाएंगे। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव इमोशंस भी बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव भी बहुत सारे होते हैं। दूसरा है यूज ऑफ दीज इमोशंस। यूज, अब ये जो इमोशंस आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे उसको, दूसरे नंबर पे उसको यूज करेंगे। इमोशन यूज करना आना चाहिए आपको। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। यूजलेस इमोशन नहीं होता, ध्यान रखिए, इसलिए सब सेकंड नंबर पे लिखा उसको यूज करना है। यूजलेस नहीं होता। इमोशंस हैं, वो बहुत सारी बातें नहीं बता पाएगा, बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसके इमोशंस बोल रहे होंगे। उसके चेहरे पे जो दुख है, परेशानी है, उससे आपको समझना है। तो ये मैं सीक्वेंस बहुत यूँ समझ लीजिए, आप 4-5 बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, उसका नोट्स जो सार रूप में निकलेगा वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ शॉर्ट में। ये एग्ज़ाम में जाके लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तीसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। अंडरस्टैंड करना, तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? समझना उसको। कई बार उसका मीनिंग जो है
डीप मीनिंग निकलेगा उसका। हमको ऐसे ही उस इमोशंस के केवल ऊपर ऊपर इमोशंस को देख करके ये खुश है या दुखी है, ऐसा नहीं, उसके डीप में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, इमोशंस का भी प्रबंधन, भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ दीज इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा? आइडेंटिफाई, यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेजमेंट। कैसे करेंगे? हाउ टू हैंडल इट? फर्स्ट, इंटरैक्शंस, इंटरैक्शन करके। एक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? सक्रिय रूप से कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, सहभागी संप्रेषण आपको स्थापित करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअली। और एक्टिवली करेंगे तो क्या होगा? जैसे सामने वाले ने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर आप बोलेंगे फिर तो काफी अंधेरा हो गया होगा, काफी रात हो गई होगी ना फिर। हाँ बहुत रात हो गई थी। तो वहां कोई नहीं था क्या? मतलब आप पूछेंगे कोई नहीं था क्या वहां पे? बोले कौन था अब इतनी रात में? फिर हमारा सुनने वाला भी कोई नहीं था। ये होता एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, यानी बीच बीच में आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। उससे ये सामने वाले को एहसास होता है कि ये सिंसियर है, मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन। दरअसल क्या है कि पढ़ाया तो मैंने भी पहले था, बहुत सारा, कई सारी मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस थे, लेकिन पॉइंट्स मैं इस बार दे रहा हूँ आपको लिखने वाले, तो इस बार फाइनल हो जाएगा। पुरानी देखोगे तो अब वो जो क्वेश्चन आंसर आप अर्जुन और कृष्ण के बीच में देखते हैं, वो डायलेमा में परेशान है, युद्ध करूं कि नहीं करूं। तब वो जो कृष्ण समझाते हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन भी तो आते हैं ना अर्जुन के, वो भी बात रखते हैं, वो भी बात रखते हैं, दोनों बात रखते हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आंसर है वही उसी टाइप का कन्वर्सेशन एक्टिव। आप देखते हो अर्जुन उवाच, भगवान उवाच लिखा रहता है ना श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच। उवाच मतलब वो बोल रहे हैं, तो दोनों बोलते हैं, वो प्रॉब्लम रखते हैं, वो सॉल्यूशन रखते हैं, वो प्रॉब्लम रखते हैं, वो सॉल्यूशन रखते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस के सबसे पहले टीचर भगवान कृष्ण ही हैं, हिस्ट्री में देखें तो फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। पूरा गीता जो है वो इसी के ऊपर है, इमोशनल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था लेकिन इंटेलिजेंट नहीं था, तो वो इंटेलिजेंट बातें बता रहे हैं उसको और उसको इमोशनल इंटेलिजेंट बना रहे हैं। क्लियर? ये है। तो इंटरपर्सनल अप्रोच आपको रखना पड़ेगी। पर्सन टू पर्सन आप बात करेंगे तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, यूज, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है। एक और आता है बार ऑन मॉडल। ये जो बार ऑन है ये यूएस में भी, शिकागो में वहाँ पढ़ा रहे हैं और काफ़ी जगहों पर पढ़ा रहे हैं भी। इमोशनल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोथेरेपिस्ट। साइकोलॉजी में साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं जनरली इसी को यूज़ करते हैं, बार ऑन मॉडल। ये बार ऑन मॉडल इमोशनल क्वोशिएंट के ऊपर बारे में बता। जैसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है, आईक्यू होता है, ये ईक्यू बोलते हैं, ये बोलते हैं ईक्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज़ कर रही है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है शुरू किया है ईक्यू, कि उसका इमोशनल क्वोशिएंट कितना है, ईक्यू कितना है। आईक्यू ठीक है, आईक्यू तो टेस्ट हो जाएगा एग्जाम में,
एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, तो एप्टीट्यूड में आपका यही चीज़ टेस्ट होता है ना, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपकी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, यही तो बात करते हैं ना, रीजनिंग की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड। बट ईक्यू कैसे टेस्ट होगा? वो तो आईक्यू का पार्ट हो गया। आपके पास जो डेटा है, उस डेटा से आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके ने जितना कुछ पढ़ाई की है, जितना मैथ्स आपको आता है, जितना एनालिटिकल माइंड है आपका, जो कुछ भी आप जोड़ तोड़ कर सकते हो दिमाग में, आप मैथ्स करने के अपने स्टाइल होते हैं सब लोगों के। मैंने कहा ना, कई लोग जो 100 का नोट का अगर 100 नोट होता है तो कई लोग 92 काउंट नहीं करते, बल्कि 8 निकाल लेते हैं, बाकी सामने वाले को दे देते हैं। उसको 92 देना होता है तो कई लोग तो 92 गिन करके और फिर उसको देते हैं, कई लोग 8 नोट निकाल लेते हैं और बाकी पकड़ा देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का मतलब ये है कि 8 नोट निकाल लो, बाकी 92 ही होगा, वो पकड़ा दो, ये शॉर्टकट हो गया। कई लोग वाकई में 92 को काउंट करते हैं, बचे हुए 8 अपने पास रख लेते हैं, या कई बार उनको भी गिनते हैं कुछ लोग कि ये 8 हैं कि नहीं। जब आपने 92 गिन लिए तो फिर वो 8 ही होंगे। तो जो लंबी मेथड करते हैं उनको सी सेट में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सी सेट में बहुत टाइम लगता है। आप कौन सी मेथड लगाते हैं? इसलिए कई दुकान वाले जो है जब पैसे लेते हैं तो आप अपने दिमाग में गिन चुके होते हैं, पर वो कैलकुलेटर ढूंढ रहा होता है और आपको पता है कि इसको कितना लेना और कितना लौटाना है। क्योंकि आप भी अगर कैलकुलेटर के साथ हैं तो फिर आपको सी सेट में दिक्कत आएगी। एप्टीट्यूड, यही एप्टीट्यूड है। तो मतलब हिसाब किताब आपके टिप पे होना चाहिए, आंखों में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। तो सिविल सर्वेंट बन रहे हो, आईएएस बन रहे हो, तो हर चीज़ गिनने जाओगे क्या? कैलकुलेटर ढूंढोगे, हर चीज़ किताबों में देखोगे, हर चीज़ के लिए गूगल खोलोगे। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करना है, इसलिए एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। स्किल्ड, स्किल्स, बट एटीट्यूड डिफरेंट चीज़ है। एटीट्यूड मीन्स माइंड सेट। आपका माइंड सेट क्या है, वो आपका एटीट्यूड है। जैसे आप गांव के लोगों के प्रति अलग भाव रखते हो, शहर के लोगों के लिए अलग रखते हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग रखते हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग रखते हो, ये एटीट्यूड है। कलर के प्रति, महिलाओं के प्रति, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब एटीट्यूड के पार्ट। क्लियर? तो ये चीज़ जो है आपको देखते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो EQ है, इमोशनल क्वोशंट, वो एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है। इमोशनल क्वोशंट जो है वो एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है, IQ है। IQ अगर किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब उसका एप्टीट्यूड तेज होगा, एप्टीट्यूड तेज होगा। लेकिन EQ ज़्यादा है तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगा, पब्लिक सर्विस बहुत अच्छे से डील करेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, ऑफिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, जनता के साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, लोगों के साथ। तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में वो बहुत सफल होगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कुछ पॉइंट्स? हाँ। तो ये जो सारे मॉडल हैं, बाउराउंड मॉडल, उससे पहले मैंने वो मॉडल बताया, ठीक है। ये सारे मॉडल मिलकर के आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स देते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि अब आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज आनी चाहिए। तो 4 एबिलिटीज आनी चाहिए। 4 एबिलिटीज आनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट, दो पार्ट में है। पहला पार्ट है ये सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनल लेवल पे, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। ऑटो डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं,
दूसरा पार्ट है इसका सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस एंड पब्लिक मैनेजमेंट, या यूं कहें कि जो इंटरएक्शन होगा पब्लिक के साथ में, उसका मैनेजमेंट। क्योंकि सोशल अवेयरनेस ठीक है, तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इन चारों चीज़ों में आपको इमोशनल, ये मिलकर के, सारी चीज़ें मिलकर के होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो चीज़ें, सेल्फ अवेयरनेस भी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तभी उस प्रॉब्लम में कूदना है। बट वहाँ सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए और सेल्फ मैनेजमेंट भी। वहाँ से निकल के भागने की नौबत आए तो भाग भी सकें, ऐसा ना हो कि पब्लिक के हाथ चढ़ जाए तो मार डालेगी। एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे क्या। दूसरा सोशल अवेयरनेस भी होना चाहिए, जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कौन सी कास्ट के हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो बहुत उग्र होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, हिंसक होते हैं, वायलेंट होते हैं, ठीक है। मॉब है, अब मॉब का कोई कैरेक्टर नहीं होता, भीड़ का कोई कैरेक्टर नहीं होता, भीड़ का चरित्र नहीं होता, भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पुलिस भी लिमिटेड होती है, आपके पास 20 हैं, 25 पुलिस वाले हैं बस। भीड़ अगर 5000 लोगों की है और अगर आप उनके बीचों बीच पहुंच गए बात करने के लिए और धीरे धीरे भीड़ ने घेरा बढ़ाना शुरू कर दिया और आपको घेर लिया, तो आप भागोगे कैसे? फायरिंग भी करेंगे तो 10-15 लोग मरेंगे, लेकिन आप भी मारे जाओगे। 4 पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस, खुद पे विश्वास, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद की स्थिति क्या है, भाग सकते हैं कि नहीं तोंद बड़ी हुई है तो नहीं जाना है। मंदसौर डीएम का एग्जाम्पल है, स्वतंत्र सिंह सस्पेंड हो गया था, सस्पेंड बाद में हुआ था, पहले पिटाई अलग खाई, 6 किसान मर गए, 6 किसान मारे गए थे उसमें आंदोलन में, आपको पता है। किसानों ने आंदोलन किया था तो जाम हो गया था ना ये पूरा हाईवे जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर को जोड़ता है इंडिया को। तो मंदसौर जगह है रतलाम के आगे, किसानों ने जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक पे भी दिक्कत थी, बस और सबको जला दिया था, ट्रक जला दिए थे। तो हाईवे था, हाईवे को जाम कर रखा था, 4 लेन हाईवे। फायरिंग में 6 किसान मारे गए थे। कलेक्टर बात करने के लिए पहुंचे थे तो पिटाई भी हुई, कपड़े भी फाड़े, सब बटन शर्ट सब तोड़ दिए। ऊपर पहुंच गई थी ना बात प्राइम मिनिस्टर तक, 2017 आई थिंक 17 था, 2017 की बात है। तो पीएम का दबाव था, नरेंद्र मोदी का प्रेशर था, तो डीएम बात करने चले गए, बात करने एकदम भीड़ में चले गए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर। गाजियाबाद एसडीएम का आप वीडियो जो है सर्च करिएगा यूट्यूब पे, गाजियाबाद एसडीएम। एक बच्चा मर गया था तो वो बच्चे के लोगों के परिवार वालों के ऊपर चिल्ला रही है, भयंकर तरीके से चिल्ला रही है, चुप हो जाओ तुम सब, भाग ये है, और उंगली दिखा दिखा के डरा रही थी उनको। बहुत मुश्किल होता है ऐसे परिजनों को संभालना जिनके घर पर डेथ हो जाती है। स्कूल से आ रहा था बच्चा, उसने बस में से सिर्फ पानी पीने के लिए, उल्टी हो रही थी, उसको बाहर निकाला तो किसी चीज़ से टकरा के बच्चा मर गया था। तो स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो एसडीएम स्कूल, देखा जाए तो स्कूल वालों का पक्ष ले रही थी।
या जो भी है, करप्शन था या नहीं था वो अलग मसला, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग कौन आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, उस समय उनकी कंडीशन कैसी है। अगर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया और ऐसे में आप अपनी ऑफिसरी दिखाएंगे वहाँ पर कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमको निपटा दूंगा, तो फिर वो आपको मार डालेंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत संवेदनशील होकर के, इमोशनल, ये आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है ना आपका। सो आइडेंटिफिकेशन, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, देन मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। बात समझ में आएगी? वो मैनेजमेंट तक बाद में आएगा। तो जो लोग आ रहे हैं वो किस कंडीशन में आ रहे हैं, किस स्थिति में आ रहे हैं। किसी कुएं के धंसने से 20 लोग कुएं में मर गए, जैसा इंदौर में हुआ, उनके परिजन अपनी डेड बॉडीज को ढूंढ रहे हैं। अभी बालासोर में जो ओडिशा वाला हुआ, उसमें परिजन डेड बॉडीज में ढूंढ रहे थे, तो उनका बच्चा मिला तो उसका हाथ हिल रहा था, तो फिर वहां से उठा के लाए, तो इलाज कराया तो वो जिंदा है। तो उसको मॉर्चुरी में डाला हुआ था, शवों में दफा डाल रखा था, ढेर लगा रखा था। तो जहाँ डेड बॉडीज रखी है वहाँ उसको रखा हुआ था। ये तो लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि अधिकारियों में इमोशनल इंटेलिजेंस था ही नहीं। दिक्कत है ना। अब ऐसे में जिस भी आदमी ने डिसीजन लिया होगा कि यहाँ पे रखो ये सब बॉडीज, वो अगर मिल जाए तो वो तो धुनाई कर देंगे उसकी। इसलिए कई बार हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की पिटाई हो जाती है, थाने में पुलिस वालों को पकड़ करके मार डालते हैं, देखा ना आपने। तो आप पुलिस वाले हो, गन लगी हुई, वो गन लगी हुई रह जाएगी, आपका हाथ ही नहीं पहुंचने देंगे वहां तक, इतनी पिटाई होगी। और आपके गार्ड वगैरह सब भाग जाएंगे, वो जान बचा गए, ड्राइवर और गार्ड। तो आप खतरनाक ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप कोई सामान्य काम करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, आप जाके तलाशोगे तो खूब सारे मिल जाएंगे। डेली यही कहानी है। ठीक है, कई नेताओं के सीधे मुंह लगे हुए लोग होते हैं। केंद्रीय मंत्री उनके घर आता है, चाय पीता है। मुख्यमंत्री जब भी आता है तो उनके घर आता है, चाय पीता है। ऐसे लोग बड़ा सा कड़ा पहनते हैं, मोटी सोने की चेन होती है, ऐसा बहुत विलेन टाइप बॉडी होती है, बहुत बड़ी 6 फीट की। ऐसे लोग जब आके आप उससे पंगा लेंगे तो थप्पड़ मारेगा और ऐसे खड़ा कर देगा, टांग देगा कॉलर पकड़ के, वो आप, और 10 लोग देखेंगे, कचरे हो जाएंगे। तो बहुत ही डेलिकेट मामला होता है, उसको बड़े समझदारी से हैंडल करना होता है। फिल्मों जैसा नहीं होता कि उसमें भीड़ के ऊपर वो गिरता है और सबको पीट पाट के भगा देता है। फिल्मों में होता है, ये असली में नहीं होता। असली में आप सुपरमैन नहीं है, एक सामान्य इंसान है। अब आप अधिकारी बन जाएंगे तो हाँ, इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव करेंगे तो बात बन सकती है। ठीक है, अदरवाइज आपका डिसीजन महंगा पड़ सकता है। क्लियर हो रहा है कुछ चीजें? तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक बड़ा काम का, और इसको कैसे क्या करना है, फिर मैंने अभी बताया सोशल अवेयरनेस। मैंने यही बताया कि पब्लिक किस टाइप की है, मॉब जो आया है, वो मॉब भीड़ जो है वो कैसी है, किन लोगों की भीड़ है, उसमें कौन लोग हैं, उनकी लिटरेसी रेट क्या है। एक और केस था, एक बहुत छोटी बच्ची का रेप हुआ और गांव के किसी लड़के ने किया और उसको मार के और फेंक दिया, और उसकी डेड बॉडी घर में थी। बहुत सारे लोग, उसके समाज के, जाति के लोग इकट्ठे हो गए। गांव में तो जाति के नहीं होते हैं तो भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और पूरे घर में भीड़ भाड़ थी। ऐसे में पुलिस पंचनामा भी बनाना चाहती है, केस भी बनाना चाहती है, जगह की शिनाख्त की वो सब करवाना चाहती है, वो सब कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ के पुलिस वालों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, सिविल ड्रेस में आए। आम जनता जैसे ही वो आए और उन्हीं लोगों में नीचे बैठ गए, फिर उन्होंने लड़की के फादर के कान में कहा, पुलिस वाले हैं, थोड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप हमको कुछ बता दीजिए। तो उनको जो फ़ोटो खींचने थे वो फ़ोटो खींच लिए, जो कार्रवाई करना थी वो कार्रवाई कर ली। फिर वो थाने में चले गए, वहाँ उन्होंने कागज़ भर लिए अपने जो भरना थे। उसके बाद जब भीड़ छट गई तब वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए, बाकी की कार्रवाई उन्होंने बाद में की। इमोशनल इंटेलिजेंस, यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
अदरवाइज हंगामा हो जाता, आपकी पिटाई होती कि तुम्हारे पुलिस के रहते ये कैसे हो गया। ठीक है ना। तो आप किस तरह से पेश आते हैं, लोगों की समस्याओं को, संवेदनशीलता को कैसे लेते हैं, उस बेस पे आपकी सफलता मिलेगी, उस बेस पे आप वो कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो पुराने लेक्चर भी आप सुनिएगा, ये उसमें जोड़ लीजिएगा। पहले भी 2 या 3 लेक्चर इमोशनल इंटेलिजेंस पे हैं एथिक्स में। लेकिन ये चैप्टर, अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एमपीपीएससी में भी ये आ रहा है। मतलब अभी 17 तारीख से एमपीपीएससी है, वही 18-19 के 19-20 के आसपास एथिक्स का पेपर होगा 20-21 में। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है, आप देखोगे, हम डालेंगे ग्रुप में, ये क्वेश्चन रहेगा उसमें, क्योंकि एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने के बाद उसके पास क्वेश्चन बचते नहीं है। ये 3 बार भी पूछता है एक ही पेपर में, कई बार 3-3 बार पूछता है इसी को एक ही पेपर में, अलग अलग तरह से घुमा के। और केस स्टडीज़ में भी आपको आंसर देते समय में, केस स्टडीज़ भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको इसको लगाना है। यही पॉइंट्स लगेंगे। पॉइंट समझ में आ गए। तो अब EQ जो है, हो सकता है कि जो इमोशनल क्वोशंट है बारॉन मॉडल वाला, रेलवे ने तो शुरू कर दिया टॉप 36 पोस्ट के लिए। अब बाकी के लिए भी, सिविल सर्विसेज में भी हो सकता है कि इंटरव्यू के दूसरे दिन EQ टेस्ट हो 2026 में, 27 में, क्योंकि फ्यूचर में तो होगा, क्योंकि इमोशनल क्वोशंट की कमी की वजह से ही दिक्कत आ रही है अभी फील्ड में। अभी अच्छे अधिकारी नहीं आ पा रहे, अभी सरकार को अच्छे अधिकारी मिलते नहीं है। उसका कारण ये है कि पब्लिक डीलिंग आती नहीं है उनको, केवल एग्ज़ाम देना आता है, एग्ज़ाम के एक्सपर्ट हैं। ये वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें महारत नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए होते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं, सोशियोलॉजी को और एंथ्रोपोलॉजी को, क्योंकि वो जनता के बहुत नज़दीक है। आदिवासियों को समझना तो और मुश्किल काम है, क्योंकि आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है उनका। उसके लिए तो EQ की बहुत ज़्यादा, EQ एंड इथनोग्राफी, उसको एक और पार्ट होता है। जब आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करते हो और उन लोगों के बीच में रह करके उन्हीं के जैसे बिहेव करते हुए उनसे सीखते हो कि वो लोग कैसे हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। एथनोग्राफर, ऐसे लोगों को कहा जाता है एथनोग्राफर। मध्य प्रदेश के वेरियर एल्विन उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सांवेगिक बुद्धिमत्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको सांवेगिक बुद्धिमत्ता, कॉग्निटिव, क्योंकि ये हमारे अंदर होना चाहिए। और मानवतावादी दृष्टिकोण भी है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी है, मानवतावादी भी है, क्योंकि हम इंसान हैं तो उसको समझे। ठीक है। तो ये, और ये वर्ल्ड लेवल तक जाता है। ऐसा नहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस केवल पर्सनल मैनेजमेंट या ऑफिस में, ऐसा नहीं, पॉलिटिशियंस में भी होना चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स में भी होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आप कर पाएंगे। अलग से भी पूछ सकता है, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिविल सर्विसेज, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मॉडल, ये जो 4 बातें मैंने बताई अवेयरनेस की, गोल्डमैन मॉडल बोलते हैं इसको। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या इंटरैक्शन मैनेजमेंट। हाँ जी, गोल्डमैन, GOLDMAN, गोल्डमैन्स मॉडल। सॉरी, उसको लास्ट वाले को रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर दीजिए। उसका एग्जैक्ट नेम गोल्डमैन मॉडल में अगर आप जाके देखेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हाट रिलेशनशिप?
रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिसर एंड सिटीजन या बेनिफिशियरी जो भी आ रहा है आपके ऑफिस में, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप, उसका मैनेजमेंट। कई बार वर्बल होगा, कई बार नॉन वर्बल होगा, वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। कई बार तो वो बोल पाएगा, कुछ बातें बोल ही नहीं पाएगा। कई आदमी का दुख इतना होता है कि वो बताना शुरू करता है, उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगता है, उसके बाद वो आगे की बातें नहीं बता पाता। कई लोग आपसे बात करते करते उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो इतने कटे फटे हैं और इतनी बुरी स्थिति है उनकी कि वो आपको बयान दे रहे हैं, लेकिन बयान देते देते उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में आपको उनके बयान का बचा हुआ अर्थ निकालना पड़ेगा थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो तो इतना ही बोल पाए थे। मेरे साथ हुआ था 3-4 बार ऐसा, जब मैं बयान लेने के लिए जाता था या जब हम लोगों को ड्यूटी इस टाइप की करनी पड़ी तो डेथ हो गई। फिर आपको तो लिखना है उसमें, अगर आप वहीं छोड़ देंगे तो सामने वाले को सजा नहीं मिलेगी, जो हत्यारा है वो बच जाएगा। और अगर आपने पूरा लिख के सिग्नेचर मार दिए कि ये मुझे कहा, वहाँ कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आप ही होते हैं, बल्कि आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि यहाँ पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। नीचे लिखना पड़ता है नोट में। जब हम ये लिख रहे थे तब कोई नहीं था, खास करके पुलिस नहीं थी। डॉक्टर से कंडीशन लेना पड़ती कि मरीज जो है वो बयान देने की स्थिति में है, ऊपर सिग्नेचर लेने पड़ते हैं कि वो बयान देने की स्थिति में। डाइंग डिक्लेरेशन बोलते ही उसको मरणासन कथन है। डाइंग डिक्लेरेशन, जो मर रहा है उसके कथन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल तो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इमोशनल होकर के कहीं भीड़ में कूदना नहीं है, कहीं भीड़ में इस प्रकार का डिसीजन नहीं लेना, ओवर एक्साइटमेंट पे नहीं, बल्कि उसको बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, पर कितना कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपनी सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी ताकत की प्रबंधन करो, पहचानो उसको, मैनेज करो उसको। खुद की स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए और खुद के वीकनेसेस भी पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। आपकी क्या कमजोरी है, ऐसे समय में आप कहां कमजोर पड़ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस। दूसरे का प्रबंधन नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस खुद का प्रबंधन है। ठीक है ना। ऐसे समय में प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, हेल्दी महसूस करना, सुबह घूमने जाना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, उस बेस पे सस्पेंशन है। मैंने एक और केस सुनाया था, मैं भी था वहाँ पे उस केस में। तो वहाँ एबी रोड पे जो है स्कूल के बच्चों की एक रैली निकल रही थी और उसमें ट्रक में जो है बच्चा फंस के मर गया। वो तो 15 अगस्त की रैली थी, तो 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे चल रहा था। हम लोग उधर फंक्शन में थे, मेन फंक्शन जहाँ कलेक्टर एसपी सब होते हैं वहाँ थे, मंत्री भी होता, प्रभारी मंत्री भी होता, वो सब प्रोग्राम चल रहा था। खबर आई कि ऐसा हुआ है, तो कलेक्टर एसपी तुरंत एक ही गाड़ी में बैठ के निकले। मैं एसपी की 6 महीने की बच्ची थी, वो मेरी गोद में थी, तो मैं उसको उठा के और मैं अपनी ड्राइवर को बुला के मैंने अपनी गाड़ी में मैं वहाँ गया। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि मुझे वहाँ 15 दिन ही हुए थे जॉब लगे हुए, तो 15 दिन में ज़्यादा लोगों से पहचान नहीं हुई थी। मैंने देखा तो लोगों ने एसपी और कलेक्टर की कार को ऊपर उठा लिया और नीचे गिरा दिया। फिर एक कोई वकील ने उसको बचा लिया, उन दोनों को। उसका घर सामने ही था, तो उसने अपने घर में घुसा दिया उनको। तो वहीं फिर सीएम का फ़ोन आया कि आ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, नया कलेक्टर एसपी भेज रहे हैं। तो उनको उस तरह से
प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चा जो इसकी डेथ हुई थी उसको एक कांस्टेबल ने पाँव पकड़ के खींच के सड़क के किनारे कर दिया ट्रैफिक चालू करवाने के लिए, ताकि ट्रैफिक चल जाए। तो वो बहुत ही इमोशनल चीज़ है। आप उस डेड बॉडी को ऐसे पाँव पकड़ के खींच के साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका परिजन है उसके लिए तो वो बहुत, चाहे वो मर चुका है लेकिन बहुत मायने रखता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए डेड बॉडीज की। अब इसमें क्या कलेक्टर एसपी बहुत कमज़ोर थे या बहुत बेकार थे, ऐसा कुछ नहीं था। चाहे आप यूपीएससी में टॉप 10 में आए हो या आप टॉपर ही क्यों ना हो, उस दिन धुनाई होनी है तो होनी है अगर आप हाथ पड़ गए तो, बस है। इसलिए ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना होती है। आपको वहाँ मौके पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, पुलिस ने गड़बड़ की है। एक और मामला मैंने बताया था इंदौर से, जो खलघाट के लिए बस निकलती है उधर, तो खलघाट में वहाँ अभी भी फिर बस गिर गई थी, पहले भी गिरी थी 15-20 साल पहले। तो बस इतना सा दिख रही थी, बस इतनी सी बस दिख रही थी, बाकी सब लोग डूबे हुए थे, कोई तैर के आया नहीं बाहर। 60-70 लोग भर के चलते ही हैं इंदौर भोपाल वाले सब बस में। तो डेड बॉडीज होंगी अंदर बहुत सारी। 4-5 घंटे हो गए, तहसीलदार समझा रहा था, पटवारी तहसीलदार बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं पब्लिक को। साहब को हमने बोल दिया, एसपी साहब आते होंगे, कलेक्टर साहब आते होंगे, लेकिन वहाँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों पहुँच गए पुलिया के ऊपर। अब उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही है, उसके बाद तो और कुछ नहीं है ना। तो उनको लगा कि ये आ गए मतलब सुपरमैन है, अभी ये बस को यूँ पकड़ेंगे यूँ निकाल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्रेन आ रही है। तो जब एसपी साहब भी तहसीलदार वाली बात बोलेंगे कि क्रेन आ रही, वाकई में क्रेन तो आ ही रही थी, लेकिन 3 घंटे हो गए थे, उस समय रोड और ख़राब थे, 20-25 साल पुरानी बात है। तो पब्लिक ने उनको पीटना दौड़ाना शुरू किया। तो दूसरे ज़िले में निकले, वो कपड़े भी फट गए थे, अधनंगे। जब वो किसी दूसरे गेस्ट हाउस में पहुँचे तो वहाँ सरकारी गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा ये कलेक्टर है, मैं एसपी हूँ। तो उन्होंने कहा, उसने कमरा नहीं दिया, उसने कमरा नहीं दिया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। ये वाला चैप्टर जो आज का है ना, ये सारी पढ़ाई पे भारी है। बाकी सब पढ़ाई बनना सिखाती है, ये वहाँ पे बने रहना सिखाती है कि वहाँ बने कैसे रहेंगे, नहीं तो वापस पब्लिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं? मुझे लगता है अच्छे से हो गया होगा। बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको बता दी है इसी में। एग्जाम्पल्स आप यही वाले दीजिएगा, सारे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, वेल नोन एग्जाम्पल हैं, न्यूज़पेपर में घूमे हैं, काफ़ी पिक्चर्स मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं। एग्जाम्पल्स एथिक्स पेपर के आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे, किताबों में नहीं, ध्यान रखिए। न्यूज़पेपर में जो आप घटनाएं पढ़ते हैं वही एग्जाम्पल हैं, रियल लाइफ वाली, वही एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है, खूब मार्क्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो MPPSC के लिए मेंस देंगे अभी और एथिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो ये पूरा 10 नंबर जो है मैंने उनको गिफ्ट में दिया। 8 नंबर आएंगे 10 में से, अगर ऐसा हमने बताया वैसा लिख दिया तो 10 में से 8 नंबर आएंगे। बाकी तो हर आदमी लिख के आता है, छोड़ता कोई नहीं है, और पता नहीं क्या लिखते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आता, सब लोग लिख के आते। 3 घंटे बैठ के सब लोग कलम घिस रहे होते हैं, लेकिन आपने अभी स्टैंडर्ड देखा, आंसर कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति